Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था ऑन 9th जून 2016। इस स्कीम में फोकस रखा जाता है ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंटीनेटल केयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। तो एंटीनेटल केयर सर्विस मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनको कहा जाता है एंटीनेटल केयर सर्विसेज। तो इस स्कीम के अंतर्गत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम के लॉन्च हुए आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो आज के दिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक नेशन वाइड सेलिब्रेशन लॉन्च किया है 10 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान नाम से। इसी ओकेजन पे एक 75 रुपीज़ का स्पेशल कॉमेमोरेटिव क्वाइन एंड 5 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप भी रिलीज किया गया है। तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है समझना कि क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इससे रिलेटेड एक बेसिक फैक्ट तो आप समझ ही चुके हैं कि इसके अंतर्गत क्वालिटी एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। इस स्कीम के अंतर्गत ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ हर महीने की 9 तारीख को प्रेग्नेंट वुमेन कैन गेट क्वालिटी एंटीनेटल केयर सर्विसेज एट डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। यहाँ पे उनके प्रेगनेंसी के दौरान कोई रिस्क तो नहीं है, उनके या बच्चे के हेल्थ के ऊपर वो रिस्क डिटेक्शन किया जाता है, टाइमली इफ नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन किया जाता है ताकि सेफर प्रेगनेंसी इंश्योर हो पाए। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हट करके एक बार एक और बात सुन लीजिए। जनरली जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ होते हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं रेगुलर चेकअप के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विमेन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के विमेन हैं उनके लिए इस स्कीम से रिलेटेड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं अगर रिमोट एरिया में रहते हैं वहाँ पे आसपास के लोगों को आप थोड़ा अवेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी अभी भी गांव में कभी कभार देखा जाता है कि फैमिली अपने लेवल पे ही केयर करती है प्रेग्नेंट वुमेन का, लेकिन वो टाइमली अगर चेकअप होता रहे तो फिर कोई भी अर्ली रिस्क को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको फिर अवॉइड किया जा सकता है। तो हर महीने की 9 तारीख को, वैसे तो टेक्निकली all pregnant women are given these services, but mostly of course designated गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड की विमेन के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल की एक्सेसिबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ये अवेयरनेस भी आप क्रिएट करें। होता क्या है कि हर महीने की 9 तारीख को एक पूरी तरह से फ्री चेकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू डेजिग्नेटेड हेल्थ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। और फिर चेकअप के बाद विमेन का जो एक मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनता है उस पे एक स्टिकर भी चिपकाया जाता है। उस स्टिकर पे या मतलब जो प्रोटेक्शन कार्ड होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, उस पर ग्रीन स्टिकर अगर चिपकाया गया है तो इसका मतलब देयर इज नो रिस्क फैक्टर डिटेक्टेड। लेकिन अगर रेड स्टिकर चिपकाया गया है तो मतलब देयर इज सम रिस्क इन द प्रेगनेंसी इन्वॉल्व। तो हर महीने की 9 तारीख को चेकअप के बाद जो कार्ड होता है प्रोटेक्शन कार्ड उस पर स्टिकर चिपकाए जाते हैं, ग्रीन या रेड स्टिकर। इस स्कीम की मदद से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्कीम की मदद से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 130 से घटा करके 87 पे लाया गया है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस स्कीम। साल 2014 से 16 में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वाज
about 130 and that has been reduced to 87. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज मैटरनल डेथ यानी कि डेथ ऑफ मदर्स पर 1 लाख लाइफ बर्थ. तो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या 42 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी, इस दौरान अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण मदर की डेथ होती है तो इसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में काउंट किया जाएगा. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या 42 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी द डेथ इज कंसिडर्ड एज मैटरनल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी. फॉर 1 लाख द नंबर वाज 130 एंड इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 87. लेकिन एसडीजी के अंतर्गत टारगेट है टू रिड्यूस MMR to below 70 पर 1 लाख लाइफ बर्थ बाय 2030. तो अभी भी एचडीजी का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए थोड़ा और प्रोग्रेस करना होगा. अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, देयर आर सम अदर स्कीम्स विथ कन्वर्जिंग गोल. इसी तरीके का कि सेफ प्रेगनेंसी हो, मदर एंड चाइल्ड का हेल्थ केयर किया जा सके, इस डायरेक्शन में और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं. इनको कलेक्टिवली कहा जाता है एंटे एंड पोस्ट नेटल केयर. जन्म से पहले और जन्म के बाद नेटल केयर के लिए देयर आर कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्कीम्स अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसमें हर महीने की 9 तारीख को फ्री चेकअप होता है एट डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट. उसके अलावा एक और स्कीम है जननी सुरक्षा योजना. इसमें फोकस किया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराई जाए, हॉस्पिटल्स के अंदर डेजिग्नेटेड हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर ही डिलीवरीज हों, और इसके लिए 1,000 रुपए का कैश इंसेंटिव दिया जाता है. अगर हॉस्पिटल्स में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई जाएगी तो 1,000 रुपए की कैश इंसेंटिव दी जाती है टू द बेनिफिशियरी. दूसरा स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. इस स्कीम के अंतर्गत पोस्ट नेटल केयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. प्रेग्नेंट वुमेन पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन मोस्टली न्यू बॉर्न एंड लैक्टेटिंग विमेन, उन पे ध्यान दिया जाता है. तो मातृत्व सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में प्रेगनेंसी का दौरान केयर किया जाता है. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में लैक्टेटिंग विमेन एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड के हेल्थ पे फोकस किया जाता है. सुमन इनिशिएटिव सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इसके अंतर्गत मैटरनल हेल्थ केयर सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं डेडिकेटेड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेकअप. तो इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख फैसिलिटीज डेवलप किए जा चुके हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के अंतर्गत. तो जो सुमन इनिशिएटिव है ये हेल्प करता है इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. जब तक मैटरनल हेल्थ केयर नेटवर्क्स नहीं होंगे तब तक विमेन कहाँ जाकर के चेकअप कराएंगी 9 तारीख को हर महीने के. तो सुमन अभियान ये है. उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत कंडीशनल कैश बेनिफिट दिया जाता है ऑफ ₹5,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स. क्या क्या कंडीशंस पूरे करने पे कैश ट्रांसफर किया जाता है वो देखिए. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल चेकअप एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, ये सब करेंगे तो फिर 5,000 रुपये ओवरऑल मिलेंगे. पहले 2 स्टेप्स के बाद 3,000 रुपये मिलते हैं और तीसरा स्टेप के बाद 2,000 रुपये और मिलते हैं. उसके अलावा पोषण अभियान, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नॉरिशमेंट. इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो न्यू बॉर्न चाइल्ड हैं एज वेल एज लैक्टेटिंग विमेन हैं उनके न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाता है. तो प्रधान एक लाइन में जल्दी से रिवाइज करते हैं. इस तरीके का अगर कोई सवाल आ गया मेंस में तो ये 5 स्कीम एक के बाद एक लिख डालना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को हर महीने प्रेग्नेंट विमेन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेकअप होता है. जननी सुरक्षा योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस होता है. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन एज वेल एज न्यू बॉर्न चाइल्ड के हेल्थ पे फोकस किया जाता है. सुमन इनिशिएटिव मैटरनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 रुपए का कंडीशनल कैश ट्रांसफर एंड पीएम पोषण में न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एज वेल एज न्यूली बॉर्न चाइल्ड. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटे एंड पोस्ट नेटल केयर, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में जो केयर है वो क्यों जरूरी है, उससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स लाई हैं भारत सरकार, ये प्रश्न को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। द बेसिस ऑफ डिस्कशन वी हैड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6, चेंज इन सर्वे डिजाइन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 हमने देखा था ऑलरेडी 8-10 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आया, उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। पहला टॉपिक भी गवर्नेंस हेल्थ से रिलेटेड था, ये भी गवर्नेंस हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में मैंने आपको बताया लगभग 8-10 दिनों पहले कि इट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑन ग्राउंड IIPS इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस कंडक्ट्स द सर्वे, जिसमें हेल्थ रिलेटेड तमाम डेटा कलेक्ट किए जाते हैं ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 कंडक्ट किया गया था 2019 से 21 के बीच में, एंड रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 का डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 23-24 और डेटा रिलीज किया गया है रिसेंटली 2026 में। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 और 6 में अगर हम कंपेयर करें कि क्या क्या डेटा कलेक्ट किया गया, तो हमें पता चलेगा कि सम ऑफ द इंडिकेटर्स हैव बीन रिमूव्ड। तो बेसिकली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो डेटा कलेक्ट किए जाते थे, उसके मुकाबले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 में कुछ डेटा चेंज कर दिए गए। सम डेटा हैव बीन रिमूव्ड जो अर्लियर कलेक्ट किए जाते थे, व्हाइल सम न्यू टाइप ऑफ डेटाज आर बीइंग कलेक्टेड। सो क्या मुख्य बदलाव है वो समझते हैं। नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 131 टू 101, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में टोटल 131 हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स पे डेटा कलेक्ट किया जाता था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 में सिर्फ 101 हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर डेटा कलेक्ट किए गए हैं। तो टोटल रिडक्शन ऑफ 30 इंडिकेटर्स है। हुआ क्या है कि पहले के मुकाबले 13 नए तरीके के हेल्थ इंडिकेटर्स ऐड किए गए हैं, लेकिन 43 तरीके के हेल्थ इंडिकेटर्स को ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस कारण से ओवरऑल 30 इंडिकेटर्स का रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 131 टू 101। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एनीमिया हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में एनीमिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया जाता था, 6 में उसको ड्रॉप कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि एनीमिया रिलेटेड डेटा वो अलग से ट्रैक करेगी विथ हेल्प ऑफ डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे, ये अलग से चलाया जाएगा, वहां पे एनीमिया रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा और भी कई सारे डेटा, हेल्थ रिलेटेड डेटा जो पहले कलेक्ट किए जाते थे, अब इस बार नहीं कलेक्ट किए गए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6, जैसे इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो एट बर्थ, सैनिटेशन कवरेज, क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज, कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स आर एब्सेंट इन द लेटेस्ट फैक्ट शीट। तो चूंकि देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4-5 सालों में एक बार आता है, तो इस कारण से बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में और मेंस में आ सकते हैं, तो हर छोटी इंफॉर्मेशन भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिप्री रिपोर्ट 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली रिसर्च करता है, डेटा कलेक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल, इन सब से रिलेटेड कि किस देश के पास कितना डिफेंस इक्विपमेंट है, कितना वो एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, इन सब से रिलेटेड डेटा वो कंपाइल करता है और रिपोर्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन सिप्री। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 एट सोलना इन स्टॉकहोम, स्वीडन। SIPRI yearbook is released annually since 1969 with data on global security and arms development. अब SIPRI report 2026 has been recently released. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। न्यूक्लियर आर्सेनल्स की अगर हम बात करें तो भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल इज नाउ 190 बाई जनवरी 2025। एक साल पुराना डाटा है, जनवरी अभी 2026 में ये रिपोर्ट रिलीज हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से जनवरी 2025 तक भारत के पास 190 न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे। पाकिस्तान के पास अगर हम बात करें उस वक्त तो लगभग 170 वॉरहेड्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स।
साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों ही देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को प्लोरिफरेट करने पे फोकस कर रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले का डेटा है। दुनिया भर में 9 ऐसे देश हैं दैट आर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। उसमें P5 जो यूएनएससी वाले हैं वो तो हैं ही, यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना। उसके अलावा 4 और देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। Collectively, these 9 countries have 12,187 nuclear arsenals. उसमें से 90% is possessed by US and China. 90% तो अकेले यूएस और चाइना के पास है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर आर्सेनल से रिलेटेड। डिफेंस स्पेंडिंग की अगर बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। हमसे ज्यादा बस डिफेंस पे स्पेंड करते हैं यूएस, चाइना, रसिया एंड जर्मनी। डिफेंस इंपोर्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड्स 2nd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर द टाइम पीरियड बिटवीन 2021 टू 2025। हमसे आगे बस यूक्रेन है, और यूक्रेन तो इसलिए है क्योंकि वो एक्टिव वॉर में इन्वॉल्व है विद रसिया। लेकिन दूसरे नंबर पे हम हैं सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने में। तीसरे नंबर पे सऊदी अरबिया है। हम जिन देशों से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, तीसरे नंबर पे कतर है। आई विल हैव टू चेक दिस डेटा। इस रिपोर्ट के इस डेटा के हिसाब से तो कह रहा है कि पहले पे तो यूक्रेन है, दूसरे पे इंडिया है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तीसरे पे सऊदी अरबिया होना चाहिए, ना कि कतर। तो आई विल चेक इट वंस अगेन एंड देन अपडेट द नोट्स। बट हो सकता है कतर भी हो। तो पहला और दूसरा तो ठीक है, यूक्रेन एंड इंडिया डिफेंस इंपोर्ट पे। तीसरा मुझे एक बार चेक करना होगा। भारत के लिए जो मेजर सप्लायर्स हैं वो हैं रसिया, फ्रांस एंड इजराइल। रसिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट सप्लायर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम कुसुम एंड पीएम सूर्य घर योजना। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पीएम कुसुम याद रखिए। इसका मकसद याद रखिए। पीएम कुसुम इसको रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स लगाए जाएं और उनका इस्तेमाल किया जाए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो इसमें जो बैरन लैंड्स हैं, खाली जमीनें पड़ी हैं, वहां पे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। साथ ही साथ फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है कि उन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वो लोकल ग्रिड में सेल करें, जिससे वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। तो बेसिकली फार्मर्स की जो भी बैरन लैंड है वहां पे आप सोलर पैनल्स इस तरह से लगाएं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और लोकल ग्रिड में बेचें और उससे अपने लिए इनकम जनरेट करें। दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट बी, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। तो जो इस तरीके के पंप्स होते हैं जिसके मदद से इरिगेशन किया जाता है इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, उन पंप्स को नए नए तरीके के नए पंप्स लाए जाए जो सीधा सीधा सोलर पावर्ड हो। मतलब ऑफ ग्रिड सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप। तो नए पंप्स मैन्युफैक्चर हों और उनको इंस्टॉल किए जाए विच डिराइव्स एनर्जी फ्रॉम या पावर फ्रॉम सोलर पैनल्स। तीसरा है सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स। जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, जो एग्जिस्टिंग जनरल पावर बेस्ड पंप्स थे, उनकी रेट्रोफिटिंग करके उनको सोलर पैनल पावर बेस्ड पंप में कन्वर्ट किया जाए। तो 3 फीचर हैं जी, 3 कंपोनेंट हैं पीएम कुसुम के। पहला, बैरन लैंड पे सोलर पैनल्स लगाए जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए और उसको लोकल ग्रिड में बेचा जाए। इससे फार्मर जिसकी जमीन है उसके लिए इनकम जनरेट होगा। दूसरा, सोलर पैनल बेस्ड इरिगेशन पंप्स प्रमोट किए जाए। तीसरा, जो पहले से इरिगेशन पंप्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी रेट्रोफिटिंग करके उनको सोलर पैनल बेस्ड बनाया जाए। सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप्स, तो रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड फार्म वाटर पंप्स विद सोलर पैनल्स। तो ये तो हो गया
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत बैरन लैंड, नए नए सोलर पैनल बेस्ड पंप्स और एग्जिस्टिंग पंप्स को सोलराइज्ड किया जाए। दूसरा सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, भारत के अंदर ओवरऑल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम्स लगाए जाएंगे। इन सोलर पावर सिस्टम्स को लगाने के लिए जो खर्च आएगा वो सरकार कैश सब्सिडाइज करेगी टू दिस हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड्स तैयार होंगे अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगवाने के लिए, उनको सरकार कैश सब्सिडी देगी फॉर द इक्विपमेंट। जो भी परिवार अपने घरों पे छतों पे ये सोलर पैनल्स लगवाएगा, उसको हर महीने 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अपने छतों पे आप ये सोलर पैनल्स लगवाएं, इससे फायदा आपको बस ये होगा कि हर महीने आपको 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। और शुरुआत में जो इसको लगवाने के लिए जो इक्विपमेंट कॉस्ट आता है वो भी सरकार सब्सिडाइज कर देगी। अब ये जो आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें मेनली डेटा आया है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस इन दीज टू स्कीम्स। जैसे सूर्य घर योजना की हम बात करें, जिसमें 1 करोड़ परिवारों के छतों पे सोलर पैनल्स लगवाना है, तो उसमें से लगभग 40 लाख हाउस होल्ड्स के छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लग चुके हैं। 30 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें डेवलप करना है सूर्य घर योजना में, दैट इज द टारगेट। लेकिन अभी 12 गीगावाट तक का टारगेट हासिल हुआ है एज ऑन 31 मई 2026। पीएम कुसुम योजना में अगर हम बात करें तो कंपोनेंट ए में हमें 10 गीगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज सोलर पैनल जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। ये कंपोनेंट ए में 10 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है बैरन लैंड पे पैनल्स लगा करके, लेकिन अभी हम जनरेट कर पा रहे हैं ओनली 1.2 गीगावाट। कंपोनेंट बी में 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर वाटर पंप्स लगाने हैं, इसमें से लगभग 11 लाख लग चुके हैं, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रोग्रेस है। कंपोनेंट सी में सोलराइजेशन ऑफ या रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पंप्स में 2.5 लाख पंप्स को हमें सोलराइज करना है, लेकिन सिर्फ 15,000 ही पंप्स सोलराइज हुए हैं। सूर्य घर योजना में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पुअर परफॉर्मेंस स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है जानना कि पीएम कुसुम है क्या, उसके अंतर्गत के 3 कंपोनेंट और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम मोदी टू बिकम लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल के दिन यानी कि 10 जून 2026 को, ये 25 नहीं 26 होगा, आई विल रेक्टिफाई इट, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4,399 दिन कंप्लीट कर लेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इसके साथ ही ही विल सरपास जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड ऑफ बीइंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे इलेक्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी 17 साल प्रधानमंत्री रहे थे 1947 से लेकर के 1964 तक, लेकिन उसमें से जो पहला 5 साल था 1947 से लेकर के 52 तक, उसमें ही वॉज हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। उस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने थे, मतलब 1947 से लेकर के 52 तक ही वॉज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि पहली बार इलेक्शन ही हुआ है 1952 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। तो वो रहे हैं 17 साल प्रधानमंत्री, लेकिन पहले 5 साल ही वॉज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद से 1952 से 64 तक ही बिकेम और रिमेन्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, उस हिसाब से टेनियर की बात करें, तो हमारे प्रधानमंत्री, करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी को एक्सीड कर जाएंगे इन कमिंग 2 डेज। तो जवाहरलाल नेहरू जी का टेन्योर जो है 47 से लेकर के 64 तक है, लेकिन 47 से लेकर के 1952 तक नॉट एन ही वाज हेड ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, नॉट इलेक्टेड वन। सो दैट इज द न्यूज। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बीटी कॉटन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इंडिया इज नॉट सरपास चाइना, रादर चाइना हैज मूव्ड अहेड ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड करेंटली इसके चेयरपर्सन जो है विवेक देबरॉय साहब नहीं है, एस मानेंद्र देव साहब है। सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। रामासार साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बलिया डिस्ट्रिक्ट में 100th रामासार साइट है।
इसके साथ ही नाउ इंडियाज हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट इन साउथ एशिया, यहाँ तक तो सही है, लेकिन एंड द वर्ल्ड के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। प्रोजेक्ट ग्लासविंग रिस्ट्रिक्टेड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, दिल्ली एटलस से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार दिल्ली के अंदर बर्ड सेंसस एंड डाइवर्सिटी कराई गई है और काउंट कराई गई है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।